नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अब की बार 400 पार, ऐसा कहते हुए आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इसके अलावा तमाम नेताओं को सुना होगा कि अब जो लोकसभा चुनाव आने वाले 1 महीने बाद 400 से ज़्यादा सीटें मिल रही हैं, लेकिन एक एक सीट पर मार काट देखने को मिल रही है। आप ये देखिए, अगर ऐसा होता वाकई कि 400 सीटें मिल रही होती, मैं कहती हूँ 300 भी सीटें मिल रही होती, तो इस तरह की बातें समझ में नहीं आती कि फिर सीए की अचानक अधिघोषणा क्यों हो गई है, क्यों इसकी घोषणा हुई कि अब जो है हम सीधे तरीके से उसको लागू करने का प्लान कर रहे हैं। अब से कुछ ही घंटों पहले भारत की सरकार ने, मोदी सरकार ने इस बात की घोषणा कर दी है, कानून बनने के लगभग 5 साल गुजर जाने के बाद, चुनाव से ठीक 4 हफ्ते पहले, कि हम सीए लागू कर रहे हैं। और अगर आप सोशल मीडिया पे जाइए तो जो भक्तगण हैं नरेंद्र मोदी के और जो पूरा उनका ये इकोसिस्टम है, वो जश्न मना रहा है। जश्न की फुलझड़ियाँ वहाँ मनाई जा रही हैं, आप देखिए फूट रही हैं फुलझड़ियाँ, और कहा जा रहा है कि हम मुसलमानों को सबक सिखा देंगे। यानी कहा तो ये जाता है कि वहाँ जो प्रताड़ित समाज है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और साथ ही अफ़गानिस्तान में रहने वाला है, वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं, हम उनकी मदद के लिए ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन अंदर खाने जो कोशिश है वो धार्मिक ध्रुवीकरण की है। इसीलिए इस तरह की तमाम पोस्ट आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर नज़र आ रही हैं। मुझसे लगातार लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और निकल जाइए, अब सीए आ गया है। इस पूरे खेल को समझने के लिए हमारे साथ संगीता बरुआ यहाँ पर मौजूद है। संगीता ने बाकायदा नॉर्थ ईस्ट पर एक किताब लिखी है, उसमें उन्होंने, उनके कई चैप्टर्स हैं जिसमें इस बात का जिक्र है कि सीए एनआरसी का जो प्रभाव, असर है, वो पूरे जो उत्तर पूर्व का हमारा जो रीजन है, क्षेत्र है, उस पर क्या असर पड़ा है। फिलहाल आपको पता है कि पिछली बार दिसंबर के महीने में 2019 में मैं और संगीता इसी तरह अपने दफ्तर में बैठे हुए थे और पूरा असम जल रहा था क्योंकि वहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा था सीए को लेके। संगीता, मैं आपसे इस खास बातचीत में 2 मुद्दों को समझना चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि इस वक्त सीए लाने का क्या मकसद हो सकता है राष्ट्रीय स्तर पर। दूसरे मैं आपको स्पेसिफिक रीजन में पूछना चाहती हूँ कि असम और पश्चिम बंगाल, इन दोनों के मद्देनज़र खासकर सीए के मायने क्या हैं। लेकिन शुरुआत में इस बात से करूँगी कि आप मुझे बताइए फ़िलहाल अभी वहाँ ताज़ा हालात क्या हैं। ताज़ा हालात तो असम में जब से खबर आया, मतलब तब से तो लोग एकदम, आप सोशल मीडिया में भी देख सकते हैं, गुस्सा अपना जाहिर कर रहे हैं। और जो कल रात को हमने देखा गुवाहाटी में, बहुत बड़ा प्रोसेसन निकला रात को, टॉर्च लाइट लेके, जो टिपिकल आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में लोग करते हैं। तो ये ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन का नेतृत्व में हुआ, बट मोर देन 30 ऑर्गेनाइजेशंस ने उसको ज्वाइन किया। सो ये, और ऊपर से जितने भी ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के रीजनल वो है, मतलब टाउन में, डिस्ट्रिक्ट में उनका जो ऑफिसेज है, वहाँ पे सभी के सामने ये एंटी-सीए प्रोटेस्ट हमने देखा। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के पुतले जलाए गए, लोग एंटी बीजेपी स्लोगन्स दिए। तो मैं ये बोलने का, ये सब इतना डिटेल में बोलने का एक ही मकसद है कि ये बीजेपी रन स्टेट है। लेकिन संगीता, ये बीजेपी रन स्टेट तो है। मैं हैरान हूँ, ये तमाम बातें पहली बार आपसे सुन रही हूँ, क्योंकि जो मुख्य धारा का मीडिया है वहाँ तो ये कवरेज ही नहीं हो रहा है। नहीं, कवरेज कहीं नहीं हो रहा है, बट ये हंगामा है। ऊपर से आप देखिए 2-3 सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन एडमिट हुए कल सुप्रीम कोर्ट में। एक तो IUML के था और दूसरा दो जो था, एक तो स्टेट कांग्रेस असम के थे और दूसरा ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के। सो ज़्यादातर जो PIL आए हैं स्टे मांग के, ये जो नोटिफिकेशन के खिलाफ जो स्टे मांग के आया है पिटिशन, वो असम से ही आया है। तो भले नेशनल मीडिया कवर ना कर रहा हो, और नहीं, नेशनल मीडिया एक्चुअली मैं कहूँ एक तरह के कवर कर रहे हैं, क्योंकि वो स्टेट चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्वा शर्मा को दिखा रहे हैं। और शेर हिमंता बिश्वा शर्मा को ही अगर आप देखेंगे, उनका जो शुरुआत में वो जो था, एक जो रिएक्शन जो था, उन्होंने एक तरह के थ्रेटन ही किया सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि अगर आप कोई हड़ताल या बंद करेंगे, मैं तो इलेक्शन कमीशन को लिखने वाला हूँ आपको डी रजिस्टर करने के लिए। एंड बेस्ड ऑन व्हाट, कि एक गुवाहाटी हाई कोर्ट का जजमेंट था 2019 में कि ऐसे हड़ताल आप नहीं दे सकते, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं देना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऐसे बताया गया। और जितने भी आप लोगों के, मतलब कोई भी अगर पब्लिक प्रॉपर्टी या कुछ डैमेज हुआ तो वो वसूली आपसे करेगी। तो ये थ्रेटन शुरुआत से कर रहे थे वो।
उसके बाद सीए आया। आते जो एक 2 सीए वाले पार्टीज ने ज्वाइन किया, शुरू हुआ था असम में, राइजर दल और असम ये एजेपी, तो जातीय परिषद। सो राइजर दल ने तो डिफाई किया और उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया। तो तुरंत राइजर दल का जो प्रेसिडेंट है और एमएलए भी हैं वो असम असेंबली में, उनको वो लीगल नोटिस दिया गया कि आप अगर ये सब बंद नहीं करेंगे तो आपका पार्टी का वो होगा, एक्शन लिया जाएगा उस हिसाब से। सो ये डराने का जो है वो कवर हो रही है, यानी कि प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, इसको लेकर डराया जा रहा है और डराने की खबर छप रही है, लेकिन प्रोटेस्ट की खबर बहुत कम छप रही है। लेकिन संगीता, वो दर्शक हमारे जो खासकर मैं कहती हूँ हिंदी स्पीकिंग और जो उत्तर भारत है वहाँ से आते हैं, वो ये नहीं समझते कि असम पिछली बार क्यों जला था इस पूरे मुद्दे को लेकर। तो पहले तो ये बताइए कि सीए का असर खासकर असम या पश्चिम बंगाल में क्यों पड़ेगा? देखिए, आप पहले तो असम का, अब अगर आप एक पीआईएल ही देख लीजिए, मतलब जो पिटिशंस हैं, सॉरी नॉट पीआईएल, रिट पिटिशंस है, ये जो दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को कल, सो उसमें बड़ा क्लियरली कहा गया 3-4 मुद्दे। एक तो जो कांग्रेस का जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है देवव्रत सैकिया, उनका जो पीआईएल में ये कह रहे हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप रिलीजन के खिलाफ मतलब डाल के आप एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप आप नहीं, कभी नहीं हुआ और नहीं हो सकते, तो इसलिए उसको स्टे करो, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन चल रही है, इसकी हियरिंग चल रही है। देखिए, तो एक तो ये है, और दूसरा वो कह रहे हैं कि असम अकॉर्ड जो 1985 में साइन हुआ था आसू के साथ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, 1985 में जो उससे पहले एंटी फॉरेनर एजिटेशन हुआ था, तो अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स और बांग्लादेशी से, तो फॉरेनर्स, तो उनका जो एक पर्टिकुलर क्लॉज है, मेन क्लॉज है, वो ये है कि मार्च 24, 1971 तक जो असम में जो बांग्लादेश या कहीं से भी, उस टाइम बांग्लादेश नहीं था, ईस्ट पाकिस्तान थे, तो वहाँ से जो भी आए वो सिटीज़न बनेंगे। सो असम का कट ऑफ डेट वेरी एक्सप्लिसिटली वो डेट है। अब सीए कह रहा है कि 2014 तक, हमने 71 से 2014 तक जो लोग आए हैं उनको भी हम बसाएंगे। तो उसमें जो है कि स्मॉल कम्युनिटीज़ है असम में, अगर आप देखिए असमीज़ मेजॉरिटी अगर आप देख लीजिए, पर उसमें से भी बहुत छोटे छोटे ग्रुप है जो ट्राइबल है, नॉन ट्राइबल है, और ये लोग ना, आप एमपी तो भूल जाइए, एक एमएलए भी वो असेंबली में अपने कम्युनिटी से नहीं भेज सकते हैं। इन लोगों पे फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो ये सोच रहे, तो बेसिकली मुझे जितना समझ है वो सीए के खिलाफ नहीं है कि सीए अगर किसी को ज़रूरत है, आप सिटीजनशिप देना चाहते हैं, दे दीजिए। लेकिन आर्ग्यूमेंट, आंसू वगैरह का भी आर्ग्यूमेंट यही है कि हमने 1949 से 1971 में जो जितने रेफ्यूजीज़ आए हमने उनको बसाए, एग्री किया, उसके बाद जो है बाकी स्टेट्स करें। सो इनका वो आर्ग्यूमेंट है। और उसके आगे बढ़ाते हुए बात यह है कि छोटे छोटे समुदाय हैं, तो उनके जो कल्चर है, लैंग्वेज है, वो राइट्स में इफेक्ट। तो ये बताइए आप कि कितने लोग आ जाएंगे आखिर? मान लेते हैं कि सीए के तहत ये हिंदुओं को खासकर और बांग्लादेशी लोगों को का खतरा है, यहाँ बांग्लादेशी हिंदू आ जाएंगे, ये खतरा है। कितनी बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे एक स्टेट के लिए? मान लेते हैं कि कुछ 100 लोग आ जाएंगे, आपको ये अंदाज़ा है कि इससे ज़्यादा लोग रह रहे हैं? कोई अंदाज़ा है कितने लोग रह रहे हैं? तो अंदाज़न तो कोई भी नहीं कह सकता है, बट ये हिंदू ने थोड़े दिन पहले एक स्टोरी किया था, उसमें ये था कि उन्होंने बांग्लादेश के पॉपुलेशन को देखा था, और पॉपुलेशन मतलब 2012 टू 2022 में देखा था। उसमें कह रहे थे कि हिंदू पॉपुलेशन का ड्रास्टिक लाखों में मतलब कम हुआ है। और कहाँ गए वो लोग? तो ये पता नहीं है कि कहाँ गए हैं वो। सो ये जो है मतलब इट्स अ मिस्ट्री। तो एग्जैक्टली लोग कह नहीं सकते, क्या वो त्रिपुरा में भी आ सकते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं, बंगाल में भी आ सकते हैं, बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं, असम में भी हो सकते हैं, और कहीं और भी हो सकता है, और कहीं शायद इंडिया में ना हो, कहीं और भी जाए। सो ये क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे जो कम्युनलिज्म शुरू हो गया है, द लॉट ऑफ एक्शन टेकन अगेंस्ट हिंदूज नॉर्मली बांग्लादेश में, तो एक अजीब सा माहौल है, तो लोग भागना चाह रहे हैं। सो जब इन ये लोगों के जो आंसू वगैरह के और बाकी जो सीए के बलबूते पे जो पॉलिटिकल पार्टीज असम में आए, उनका कहना ये है कि सीए जो लाने का, जो पहले सीए बी था, बिल जब लाया, तो उसी से ही इतना एक एक्सोडस बांग्लादेश से। लेकिन संगीता, यहाँ तो दर्शकों को आप ये तो याद दिलाइए कि ये तो सिर्फ दिसंबर 2014 से पहले जो लोग आए हैं, यानी पिछले 10 साल में जो भी कुछ हुआ हो इन अल्पसंख्यकों के साथ, इसके लिए नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी जिम्मेदार नहीं है। उनकी तो प्रताड़ना जो है वो ख़त्म हो जाता है, उनकी हमदर्दी ख़त्म हो जाएगी उन लोगों के साथ जो 31 दिसंबर 2014 के बाद से आए हैं।
एक और चीज़ है, आप देखिए असम में एनआरसी जब हुआ 19 मिलियन लोग बाहर है। 19 मिलियन से सबसे ज़्यादा लोग जो है वो बंगाली हिंदूज हैं। अच्छा, इनके पास पेपर नहीं है तो ये बाहर हो गए। अच्छा हैं। तो अभी जो ये सीएए ला रहे हैं वो लोगों को मदद नहीं होगी, क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी सरकारी एक सिस्टम में एंगेज हुआ और कह रहे हैं कि हम 1971 मार्च 24 1971 तक असम में घुस गए थे। तो अगर ये तो कह रहे हैं कि 71 के बाद जो आए हैं, तो ये इफेक्ट इनसे इनका कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये फियर आपको मटुआ में भी मिलेगा, बंगाल में। और उनका क्या होगा जो गरीब बांग्लादेशी मुसलमान हैं, जो वहाँ मजदूरी का काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, खेतों में काम करते हैं, यानी वो काम जो कि कोई नहीं करना चाहता असम में, वो बांग्लादेशी गरीब मुसलमान आके करता है, उनका क्या होगा? नहीं, हम कह नहीं सकते कि वो बांग्लादेशी है। अच्छा। क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी एनआरसी में हैं, तो हम उनको कह नहीं सकते कि बस आप ऐसे लेकिन बांग्ला ऐसे स्पीकिंग बात बोलते हैं, बांग्ला स्पीकिंग लोग हैं वो, बांग्ला स्पीकिंग और एसएमईज भी बोलते हैं। अच्छा। और एक चीज़ ये है कि जो असम के जो बंगाली मुल्क के जो मुसलमान लोग हैं, मतलब ईस्ट बंगाल वाले, वो सेंसस में एसएमईज लैंग्वेज अपना लैंग्वेज मानते हैं, बंगाली नहीं मानते। तो इससे आप कह नहीं सकते कि इतने सारे स्तर और इतनी सारी धाराएं और इतने सारी लेयर्स हैं इस पूरे डिस्कशन की, और मैं हैरान होती हूँ, परेशान होती हूँ कि कितना सीधा करके इसका सरलीकरण करके, सिंप्लीफिकेशन करके बताया जाता है कि अगर बंगाली भी है, वो भी मुसलमान भी है, उसमें बांग्लादेश का है, वो असमीज़ बोलता है, बांग्ला बोलता है, कौन सी उर्दू बोलता है, कौन सी भाषा बोलता है। ये तो आपने असम का जिक्र किया। अब मैं जल्दी से पूछ लेती हूँ आपसे अब पश्चिम बंगाल के बारे में। ममता बनर्जी हमने देखा था पिछली बार 2019 में जब ये घोषणा हुई थी इस बात की, पूरे देश भर में इसको लेकर प्रोटेस्ट मार्च हुए थे। इसमें पश्चिम बंगाल में भी प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन ममता बनर्जी एक ऐसी मुख्यमंत्री बन गई थी जिन्होंने बाकायदा लोगों के साथ सड़क पर मार्च किया था सीएए के खिलाफ। इस बार ममता बनर्जी को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये तो एक बाण जो मारा है मोदी ने और उनके मोदी लेड बीजेपी ने, वो तो ये है कि मतलब इलेक्शन को देखते हुए उन्होंने वो किया है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मटुआ लोग और जो नामासुद्रास और बहुत सारे ऐसे जो लोग जो इससे फ़ायदा होने का मतलब उनको एक आशा है, और बीजेपी ने भी आशा बहुत दिन से दिलाया रखा है। तो उनके बलबूते पे बीजेपी ने कुछ सीटें 2019 में बंगाल में जीते थे। जैसे आप नदिया के सीटें, जो नदिया डिस्ट्रिक्ट आप देखिएगा, उसमें आप 24 नॉर्थ परगनास के डिस्ट्रिक्ट्स आप देखिएगा, तो उसमें ये मटुआ लोग हैं, ये लोग हैं। तो उसमें बीजेपी और लेकिन रीसेंट जो पंचायत इलेक्शन हुआ, लास्ट पंचायत इलेक्शन जो हुआ, उसमें से बीजेपी ने खाली एक ही सीट जीता। टीएमसी ने अपना जो ग्राउंड लॉस हुआ था वो रिगेन कर लिया। तो अभी आप देखिएगा कि लास्ट मिनट में, जैसे आपने कहा कि एक एक सीट की वो लग रही हैं, मतलब बीजेपी को हो रहा है कि एक एक सीट नहीं, एक्सप्लेन भी कीजिए हमें कि आप क्यों, आप ही के डिस्कशन से ये बात उभर कर सामने आई है, आप क्यों कह रही हैं? नॉर्थ ईस्ट का मुझे जिक्र बताइए, कैसे आप कह रही हैं कि एक एक सीट के लिए संघर्ष कर रही है बीजेपी? तो ये जो नॉर्थ परगनास वगैरह जो सीट है, तो उसमें जो अगर सीएए लाएंगे तो ऑलरेडी जो वो लोग थे वहाँ के, जो उन्होंने एक बार वोट दे चुके हैं, लेकिन वो टीएमसी की तरफ मुड़ गए थे। आप पंचायत इलेक्शन से ही देख लीजिए, ठीक है, उस सारे एरियाज़ में। अब वो जाके कल हमने देखा फुटेज, वो नाच रहे हैं, गा रहे, तो शायद वो सब वोट वो दोबारा बीजेपी ला पाए। तो लेकिन अब देखिएगा, राजवंशी जो है, वो राजवंशी तो नॉर्थ बंगाल साइड से है, तो उन्होंने भी 2 सीट, कुछ बिहार होगा, जलपाईगुड़ी है, ये सब बीजेपी को दिया था। लेकिन 2019 की बात कर रही हूँ। लेकिन अब वो गुस्से में हैं, क्यों? सीए उनको नहीं चाहिए, उनको एनआरसी चाहिए, जो असम में हुआ था 24 मार्च 1971 डेडलाइन के साथ उनको चाहिए था। उनको मतलब पूरा स्टेट भी चाहिए। उनका एक राज्यसभा मेंबर है बीजेपी का, उनका महाराज जो है, उन्होंने सब प्रॉमिस किया था, ये बीजेपी पार्टी ने इन लोगों को प्रॉमिस किया हुआ है। तो अभी बताइए कि क्या पश्चिम बंगाल और असम में, क्योंकि हम जानते हैं कि तमाम तरह के प्रोटेस्ट और सबके बावजूद भी बीजेपी को जीत मिली थी, राज्य के चुनाव में भी और लोकसभा के चुनाव में भी। अब आप मुझे जल्दी से ये बताइए, आपके अंदाजे के मुताबिक असम और पश्चिम बंगाल में बीजेपी को क्या फ़ायदा होगा सीए के इस नोटिफिकेशन के बाद? बीजेपी को बंगाल में तो ज़रूर फ़ायदा होगा। जो सीटें उन्होंने पहले जो उनको 2019 में मिला था, वो मुझे लगता है कि वो रख पाएंगे सीए की वजह से। लेकिन आई एम नॉट टू श्योर
ये कूच बिहार और ये जलपाईगुड़ी साइड में शायद एक बार और करे, क्योंकि लोग आप देखिएगा वेट करते हैं, मतलब इतना प्रॉमिस दे के खींचते हैं तो लोग खींचे जाते हैं। आप देखिए गोरखालैंड जलपाईगुड़ी के साथ लगा हुआ है। मोदी जी गए थे अभी सिलीगुड़ी में, बोल के आए हैं कि आपको गोरखालैंड दे देंगे। ये 2009 से बीजेपी के एक ही सीट होता है उनके पास, 2009 से एमपी भेज रहे हैं बीजेपी को। लेकिन अभी आप देखिएगा कि क्योंकि गोरखालैंड नहीं मिला तो अभी थोड़ा बहुत वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। और मोदी जी वहाँ तो गए नहीं, लेकिन बॉर्डर में जाके ये बात तो जरूर कह आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संगीता बरुआ आपका इस जानकारी के लिए। तो हमारी नज़र ज़रूर रहेगी कि सीए का असर, जो मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी ऐसा लगता है कि तमाम तीर अपनी कमान में से निकाल लेंगे, और ये समझ रहे हैं लोग कि ये ब्रह्मास्त्र है जिसको निकालने के बाद कम से कम कुछ सीटें तो इनके पाले में आ जाएंगी। और इससे सीधे तौर पर जो कि दावा है अब की बार 400 पार, उसको लेकर सीधे तौर पर शक पैदा होता है कि खुद बीजेपी ये समझती है कि उसको इतनी सीटें नहीं मिलने जा रही हैं, और इसीलिए हर तरफ ये संघर्ष नजर आ रहा है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।